फोर्थ ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11। आप लोगों की बुक में शायद इसकी नंबरिंग और होगी, ठीक है। तो आप लोग इसका नाम देख लें। नामुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत और पैदावार का तयन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो डिटेल से पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग मोनोपोली का जो चैप्टर था वो डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है, इसमें ना तो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और ना ही मोनोपोली है, ठीक है। तो इसमें जो है नामुकम्मल मुकाबले में इतनी फॉर्म्स होती हैं। मोनोपोली में तो एक फॉर्म होती है ना, तो नामुकम्मल मुकाबले में ऐसी इतनी फॉर्म्स होती हैं कि वो एक फॉर्म नहीं होगी, और वो उतनी फॉर्म्स होती हैं जितनी के जो नामुकम्मल मुकाबले से कम हो, ठीक है। इसमें बेसिकली 7 या 8 फॉर्म्स होती हैं। बाकी इनकी टाइप्स जो होती हैं, मतलब 2 जारा 3 जारा, उसमें जितनी फॉर्म्स शामिल होंगी वो उस हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाता है। इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट में ऊपर जायज़ा ही दिया है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने गिवन दी है। यहाँ से पढ़ते हैं। अमली तौर पर किसी भी मंडी में खालिस उजारादारी या फिर मुकम्मल मुकाबले की शराइत का पूरा होना नामुमकिन होता है, ठीक है। बल्कि हकीकी दुनिया में इन दोनों की मिली जुली खसूसियात पाई जाती हैं, जिसे माहिरीन गैर मुकम्मल मुकाबला या नामुकम्मल मुकाबले का नाम देते हैं, ठीक है। आजकल अक्सर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त ऐसी ही मंडियों में होती है क्योंकि कई फर्में इस्तेमाल में आने वाली एक जैसी चीज़ें पैदा करती हैं। मसलन साबुन, चाय, टालकम पाउडर, नेल पॉलिश वगैरह कई किस्म के होते हैं जो मुख्तलिफ़ फर्में अपना अपना लेबल लगा कर फ़रोख्त करती हैं, ठीक है। तो नामुकम्मल मुकाबले में कैसी फर्म्स होती हैं? गैर मुकम्मल मुकाबले में दर्जा झैल 3 सूरत हाल पाई जाती है। एक फर्स्ट है 2 जारा, चंद जारा और उजारादाराना मुकाबला, ठीक है। इसमें है डिओपली नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 फॉर्म्स होंगी कि जिनको मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा चीज़ को फ़रोख्त करने का। नेक्स्ट है ओलिगोपली, चंद फॉर्में, इसमें चंद फॉर्म्स शामिल होंगी जिनको मुकम्मल इख्तियार होगा चीज़ को प्रोड्यूस करने का और सेल करने का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, उजारादाराना मुकाबला, इसमें बहुत सारी फॉर्म्स जो मतलब उतनी फॉर्म्स जो मुकम्मल मुकाबले से कम हो, ठीक है। तो कुछ फर्म्स जो हैं वो इकट्ठी होकर किसी भी अदारे को, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं और सेल आउट करती हैं। फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 2 जारा डिओपली। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 फर्म्स को जारादारी हासिल होती है। इसे 2 की जारादारी भी कहा जाता है। ऐसी सूरत में शय की पैदावार और रसद पर 2 फर्मों के कुल इख्तियारात हासिल होते हैं और मंडी में लाने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं पर आयद होती है। ऐसी सूरत में हर फर्म रसद के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है, इसलिए अगर वो रसद की कमी बेशी कर दे तो इससे शय की कीमत भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि ये एक फर्म के हाथ में नहीं होता, तो दूसरी फर्म की अगर रसद कम हो गई है तो उससे कीमत में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर 2 जारा के तहत काम करने वाली दोनों फर्म एक ही किस्म की शय पैदा कर रही हों तो इसे खालस 2 जारा का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर इनकी पैदा करदा शय की नोयत में थोड़ा बहुत भी फ़र्क हो तो ऐसी अशिया के इम्तियाज़ वाली 2 जारा दारी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये इनकी डेफिनेशंस दिया है कि खालस 2 जारा और जो है इम्तियाज़ 2 जारा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या है। खालिस 2 जारा के तहत कीमत का तयन कैसे किया जाता है। अगर सनत में मौजूद दोनों फर्में बिल्कुल एक जैसी शय पैदा कर रही हैं तो शय की कीमत का तयन करते वक्त दोनों एक दूसरे की हरकत को नज़र रखती हैं, क्योंकि हर एक के पास शय की तकरीबन आधी मिकदार होती है। इसलिए अगर एक फर्म के शय की कीमत तब्दील कर दे तो दूसरी फर्म इससे लाजमन मुतासिर होती है और रद्द अमल के तौर पर वो भी ऐसा कदम उठा सकती है जिससे पहली फर्म मुतासिर हो। तो अगर ये एक दूसरे से कंपटीशन स्टार्ट कर देंगी तो
इनको लॉस होता है, बजाय इसके कि वो मिलकर काम करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, लिहाजा खालिस 2011 के तहत शय की पैदावार और कीमत का तयन या तो दोनों फर्म्स की बाहमी रजामंदी से तय पाता है, यानी वो अपने मफाद के पेश नज़र एक दूसरे से समझौता करके पूरी मंडी में एक ही कीमत मिकदार मुकर्रर करें, या फिर मंडी को तकसीम कर लें कि अपने अपने इलाके में डिवाइड कर लें। ठीक है, और वहाँ उन इलाकों में वो रखेंगे कि ज़्यादातर वो इस तरह से रखेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कीमत को फ़िक्स कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हम इसको डायग्राम से पढ़ते हैं। डायग्राम में क्या है, अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि दोनों फर्मों के आजिर यकसा तौर पर ज़हीन, काबिल और तजर्बाकार हैं, तो फिर दोनों के मसारिफ़ पैदाइश भी बराबर होंगे और शय भी यकसा नौइयत की होगी और कीमत बराबर होगी, और सार्फिन की किसी एक फर्म की शय दूसरी पर तरजीह वो नहीं देगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सार्फिन दोनों फर्मों को बराबर बराबर मिकदार ख़रीदें, लिहाजा हर एक फर्म का कोई वाज़िया ख़त तलब अख़ज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनका जो है वो एक ही डायग्राम में इन दोनों का जो कीमत और पैदावार है वो तयन किया जाता है। इस मसले का आसान हल ये है कि दोनों फर्म में अकेले इजारादार की सी कीमत वसूल करें, क्योंकि ये सूरत हाल दोनों के लिए मुनाफा बख्श होगी, और इस सूरत में जो कीमत मुकर्रर होगी इसे हम मुतवाज़न कीमत का नाम देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये जो डायग्राम ड्रॉ की है वो सिंपली जो एक इजारादार की प्रॉफिट की होती है वही उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ की है। आप लोग देख सकते हो कि ये जो कर्व है ये AR का कर्व है, ये MR का कर्व है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने ये MC का कर्व गुजारा है, और MC जहाँ पर उसको कर रहा है वहीं उसने AR की तरफ लेकर वहाँ पर प्राइस फिक्स की है। ठीक है, यहाँ पर हम AC तक इसका अमूद गिराएं तो हमें कॉस्ट अपनी हासिल हो जाती है। ये डायग्राम हमने जो हमारी इजारादार वाला पोर्शन था वहाँ भी पढ़ी थी, तो ये सिंपल डायग्राम है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम की वजाहत की है किस तरह से वो प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोल चुके हैं कि क्योंकि अलग अलग उनका हर चीज़ उनकी बराबर करना वो मुमकिन नहीं होती, तो हम इसको एक ही अकेले इजारादार की सूरत ही रखते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों फर्म में आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो फिर वो कीमतों की जंग में उलझ सकती हैं, और शदीद मुकाबले की सूरत में जो फर्म अपनी शय की लागत पैदाइश कम करने में कामयाब हो जाएगी और दूसरी फर्म को कारोबार से भगा सकती है, या फिर दोनों में मुकाबले की सूरत में कीमत गिर कर मुकम्मल मुकाबले की सूरत अरसा कलील की कीमत से भी कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की जंग की सूरत में तो वो इतनी प्राइस कम हो जाएगी कि वो मुकम्मल मुकाबले के अरसा कलील से भी कम हो, जिसके नतीजे में इन्हें मामूली मुनाफा या तो क्या नुकसान का सामना भी हो सकता है। ठीक है, शय की इसी का टॉपिक है ये, शय की इम्तियाज़ वाली 2011 के तहत कीमत का तयन। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि जो भी दो फर्म्स मार्केट में काम कर रही हैं उनका मकसद क्या है, उनकी जो चीज़ है वो सेम है। आगे जो हम कीमत का तयन पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अगर उनकी जो चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। जब दोनों फर्मों की पैदा करदा शय की नवीयत, लेबल, क्वालिटी और हुजम वगैरह में मामूली किस्म का फ़र्क हो तो अकेले इजारादार की सी कीमत पर समझौता होना भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो मंडी को बराबर बराबर बांट नहीं सकते और सारिफ अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी फर्म की शय को तरजीह दे सकता है। लिहाजा वो फर्म अपने सार्फिन के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार फर्म की सूरत इख्तियार कर लेती है, और ऐसी सूरत में ये मुनासिब होगा कि वो कीमतों की जंग में ना उलझे ताकि मुनासिब मुनाफा कमाती रहे, वगरना मुकाबले की सूरत में दोनों का मुनाफा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ कीमतों की जंग खालिस 2011 की तरह ज़्यादा सख्त नहीं होती, क्योंकि सार्फिन किसी एक फर्म से काफ़ी हद तक मुंसलिक होता है और वो उसी ब्रांड की चीज़ यूज़ करना पसंद करता है। तो जाहिर सी बात है जब उस चीज़ को वो दूसरी चीज़ पर तरजीह दे रहा है कोई सारिफ,
तो वो उसकी सेम प्राइस नहीं लगाता। ठीक है, तो ये था, ये जो आज हमने पढ़ा है वो 2011 का मुकम्मल टॉपिक था। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है। बाकी ये जो चंद चारा है इसको हम लोग कल रीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग रीड करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।